गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द शौर्य एकेडमी। पिछले क्लास में मैंने बात किया था बजट के पार्ट 1 में, और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों से कि बजट को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है वो बजट के दूसरे भाग से है, पार्ट 2 से है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं बजट पार्ट 2 लिखा हुआ है। तो पार्ट 1 में हमने कुछ आंकड़ों को डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे लंबा बजट का स्पीच दिया है, 2 घंटे 41 मिनट का। तो वो उनकी जो पूरी स्पीच थी उसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, इस पार्ट में हम उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे हम उनके जितने भी उन्होंने अपने स्पीच में तथ्यों को बताया था, जो कि उन्होंने 2 भाग में बताया है। पहले भाग में उन्होंने अपनी पूरी योजनाओं को बताया है, कार्यक्रम को बताया है, और दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया है टैक्सेस के ऊपर। ठीक है, टैक्सेस जो कि 2 टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन से नए टैक्स लगेंगे, कौन कौन से टैक्स हटाए गए हैं, किसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, उसको उन्होंने अपने स्पीच के पार्ट 2 में बताया है। और पार्ट 1 में गवर्नमेंट की जो भी स्कीम, जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम अब आने वाली हैं या फिर जो चल रही हैं, उनका क्या रोल रहा है, क्या योगदान रहा है, कैसे वो आगे चल कर के काम करेंगी, उनके ऊपर उनकी पूरी की पूरी स्पीच रही थी। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा बजट का स्पीच था, ठीक है, वित्त मंत्री का जो बजट का स्पीच था, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो डिस्कस किया हम बजट की प्रस्तावना के अंतर्गत, उसमें उन्होंने अमृत महोत्सव के बारे में चर्चा की। ठीक है, अमृत महोत्सव क्या होता है? जैसा कि आप सब अगर करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस टाइम चूँकि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और इसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज़ादी के 75 साल से लेकर के 100 साल तक का जो समय है वो हमारे लिए अमृत काल है। और ये पूरा एक उत्सव है जिसको अमृत महोत्सव के नाम से उन्होंने संबोधित किया था कि ये अमृत काल है, और इसी में बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर के सरकार चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अमृत महोत्सव के कुछ 3 उद्देश्यों को निर्मला सीतारमण जी ने बताया है इस स्पीच में। साथ ही साथ 4 ऐसे स्तंभ हैं जो कोर हैं इस पूरे स्पीच का, जिसको हम आगे इस क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट को अलग अलग। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पार्ट 2 में उन्होंने टैक्सेस के बारे में बताए हैं, जो भी नए कर अधिरोपित किए गए हैं। ओके, बढ़ते हैं हम अपने इस क्लास में। इस क्लास में सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उनको हम यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से हम आपके सामने इसको रीड करेंगे और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रस्तावना के ऊपर उन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, बजट का जो स्पीच रहा है उसमें उन्होंने प्रस्तावना में जो डिस्कशन किया था, उसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने बताया है अमृत महोत्सव के बारे में। यहाँ आप देखिए, अमृत महोत्सव की उन्होंने चर्चा की थी। और उससे पहले आप लोग जान लें कि इस बार जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट, अर्थव्यवस्था का विकास दर 9.2% का रहा है। ठीक है, 9.2% हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट रही है, जो कि विश्व में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप विश्व की अदर इकोनॉमी से तुलना करेंगे तो हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है वो अदर किसी भी कंट्री से बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। तो उसके लिए भारत की जो इकोनॉमी है हमारे देश की, वो जितना तेज़ी से उसका विकास होगा, उसका जितना ही अधिक ग्रोथ रेट होगा, उतना ही हमारे देश के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हमारा देश का आर्थिक विकास दर 9.2% है। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे समझिए कि अगर पिछले वर्ष हमारे पास 100 रुपये थे, तो इस वर्ष हमारे पास कितने हुए? 109 रुपये हुए। ठीक है, 109 मान के चलिए मोटा मोटा कि हाँ 109 रुपये हमारे पास हो गया। 9 रुपये का इजाफा हुआ, 9 रुपये 2 पैसे का इजाफा हो जाएगा इस वर्ष में। उसी प्रकार से पूरे जो हमारा नेशनल इनकम है, हमारा राष्ट्रीय आय, हमारा जीडीपी, उसमें 9.2% की वृद्धि इस वर्ष हुई है। यानी कि जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो 9.2% का चल रहा है। ठीक है, आगे आज़ादी के 75 साल से 100 साल तक का समय अमृत काल का समय है। मैंने पहले ही आप लोगों से डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया था कि ये हमारा अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है,
आज़ादी के 75 साल से लेकर के 100 साल तक का, तो यहाँ पे उसी की डिस्कशन की गई है। तो इसमें देखें अमृत महोत्सव काल के निर्धारित लक्ष्य कुछ हैं। हमारी वित्त मंत्री ने इस बार के जो स्पीच रही है बजट की, उसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रस्तावना के अंतर्गत अमृत महोत्सव के कुछ लक्ष्यों को बताया है कि सरकार क्या लक्ष्य लेके चल रही है अमृत महोत्सव के अंतर्गत। ओके, पहला जो लक्ष्य है, सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना। ठीक है, सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए, यानी कि काफ़ी बेसिक से इकोनॉमिक जो भी पूरा प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमिक जो भी स्तर है इकोनॉमी का, उसमें काफ़ी निचले पायदान से लेते हुए समग्र कल्याण पर, यानी कि सभी के कल्याण, सभी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास में सहायता करना। ठीक है, ये अमृत महोत्सव का ये उद्देश्य है कि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सूक्ष्म स्तर पर यानी निचले स्तर से व्यापक रूप से सभी के कल्याण, सभी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए उस पर सहयोग करना। ठीक है, दूसरा जो लक्ष्य है इसका क्या है, डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी समर्पित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। ओके, अमृत काल का जो दूसरा लक्ष्य है, दूसरा जो उसका टारगेट है वो ये है कि डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि आज आप सभी जानते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसीलिए हर चीज़ को डिजिटल करना, मॉडिफाइड करना काफ़ी ज़्यादा समय की मांग है और आवश्यकता भी है। तो डिजिटल इकोनॉमी, प्रौद्योगिकी को समर्पित विकास, ऊर्जा, यानी कि जो डेवलपमेंट हो वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट, और दूसरा तो ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्लाइमेट का जो चेंजेस है वो काफ़ी गंभीर चुनौती है और उसका हर एक क्षेत्र पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। किसी भी क्षेत्र के हिसाब से अगर आप क्लाइमेट को देखें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से जो दूसरा लक्ष्य है वह डिजिटल अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी समर्पित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, उसके ऊपर पूरी की पूरी प्लानिंग करना, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है अमृत महोत्सव के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे तीसरा जो इसका लास्ट टारगेट जो इन्होंने यहाँ पे बताया है, तीसरा लक्ष्य जो निर्मला सीतारमण जी ने बताया है वो है सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। ओके, ये लाइन आप लोग मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करना। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक पूंजी निवेश यानी कि सरकार के मदद से हर व्यक्ति निजी स्तर पर अपने निवेश को बढ़ावा दे। ठीक है, निवेश यानी कि आप जानते हैं कि सार्वजनिक का अर्थ होता है यहाँ पे सरकार से मतलब होता है, सार्वजनिक का मतलब सरकार से होता है और निजी का मतलब जो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, जो कि हमारी चाहे हम हो चाहे कोई कंपनी जो कि प्राइवेट संस्था होती है। निजी का तात्पर्य प्राइवेट चीज़ों से है और सार्वजनिक का तात्पर्य जो है वो गवर्नमेंटल चीज़ों से है। तो सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से, यानी कि सरकारी पूंजी निवेश जो निवेश है उसकी सहायता से, इन्वेस्टमेंट की सहायता से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रारंभ करना और उसको प्रभावी करने के लिए लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि प्राइवेट संस्थाओं की मदद से लोगों में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, ये इसका लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट जो लोग हैं जो सक्षम हैं वो मतलब कि निवेश में, इन्वेस्टमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भागीदार करें उसमें, और जिसमें कुछ सरकार की भी मदद हो, कुछ प्राइवेट संस्थाओं की भी मदद हो। इस प्रकार से लोग आत्मनिर्भर भारत बनने का जो एक लक्ष्य है सरकार का कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंड बनाना, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये तीसरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी वित्त मंत्री ने 3 लक्ष्यों को दर्शाया था इस स्पीच में, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत बजट के स्पीच, ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये बजट का हमारा पार्ट 1 है। ओके, यहाँ पे आप ये जानिए कि बजट का
ये खंड क है, ठीक है, खंड क, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री ने, मैंने पहले ही कहा, 2 पार्ट में स्पीच दिया है, एक खंड क, दूसरा खंड ख। खंड ख में टैक्सेस के ऊपर चर्चा की गई, जो कि आगे हम देखेंगे। ये जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो खंड क से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जैसा कि हमने बताया आपसे कि प्रस्तावना, जो हमारी स्पीच की जो प्रस्तावना रही है बजट के स्पीच की, उसके बाद सरकार ने, या फिर यूँ कहें हमारी वित्त मंत्री ने, बजट के अंतर्गत 4 कोर सब्जेक्ट्स की चर्चा की है। सब्जेक्ट का मतलब कोई विषय नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब कि टॉपिक। एक 4 सेक्टर की बहुत ही डिटेल से उन्होंने व्याख्या की है, जिसमें पहला जो है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, ओके, ये पहला है। इसी के अंतर्गत उन्होंने काफ़ी सारी तथ्यों को डिस्कस किया है, काफ़ी ज़्यादा, कि उनकी पीएम गति शक्ति जो एक पहल है सरकार की, पीएम गति शक्ति जो सरकार की एक पहल है, उसके अंतर्गत उन्होंने किन किन चीज़ों को क्या किस तरीके से आगे बढ़ाया है, रेलवे में, परिवहन में, किन हर एक चीज़ में, सड़क परिवहन, हर एक चीज़ में उनकी क्या मतलब भूमिका रहने वाली है आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष में, उसके ऊपर इन्होंने पीएम गति शक्ति के अंतर्गत किन किन चीज़ों को दर्शाया है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना, ठीक है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना। ये योजना क्या है, इसको आप देखिए। इसमें आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ, सॉरी, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, ओके, 7। इसमें आर्थिक परिवर्तन के 7 इंजन, निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है, ठीक है, 7 इंजन, कॉमा, निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति है। ओके, प्रधानमंत्री गति शक्ति, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना के अंतर्गत इन्होंने 7 इंजन, ठीक है, 7 इंजन्स को बताया है। अभी हम देखेंगे कि वो 7 इंजन क्या है। तो इस 7 इंजन को बताया है, उसके साथ साथ निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी, रेलवे हो चाहे सड़क परिवहन हो, परिवहन की जो भी व्यवस्था है उसमें अच्छे से, सुगमता से कनेक्टिविटी स्थापित कर सके निर्बाध रूप से, उसकी चर्चा की गई है इस राष्ट्रीय मास्टर योजना के अंतर्गत। और दूसरा लॉजिस्टिक दक्षता शक्ति, इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे क्या क्या इसमें पॉइंट की इन्होंने डिस्कशन किया है वित्त मंत्री ने। उद्देश्य क्या है इस योजना का, पीएम गति शक्ति मास्टर योजना का उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय और लोगों तथा वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक समन्वय स्थापित करना, जिससे उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये उसका उद्देश्य है राष्ट्रीय मास्टर योजना का, कि विश्व स्तरीय आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय और लोगों तथा वस्तुओं दोनों के मूवमेंट के विभिन्न माध्यमों और परियोजनाओं के लोकेशन के बीच लॉजिस्टिक समन्वय स्थापित करना, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की जो आवाजाही है, जो प्रोडक्शन है, उनको लेकर के एक समन्वय स्थापित करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जोड़ कर रखना, ये इस योजना का उद्देश्य है सरकार का। इस योजना के तहत एक लॉजिस्टिक समन्वय बनाना है, एक कनेक्टिविटी बनाना है, ताकि उत्पादकता को बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि और विकास में तेजी लाने में मदद मिले, ठीक है। अगर हम वस्तुओं के, सेवाओं का, प्रोडक्शन का, आवाजाही, उनका प्रोडक्शन, उनका उत्पादन, इन चीज़ों में अगर हम समन्वय बनाएंगे और निर्बाध रूप से उनकी आवाजाही होगी, एक कनेक्टिविटी होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक जो है उत्पादकता है, प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ेगी और उसके साथ ही साथ विकास और वृद्धि दोनों भी बढ़ेगी, ठीक है। हमारे समाज का भी डेवलपमेंट होगा अच्छे और सुगमता से, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें नेक्स्ट जो है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन को लेकर के सरकार ने क्या पहल की है, इसको आप देखिए। वर्ष 2022 में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर और जोड़े जाएंगे, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवेज,
ओके। जो नेशनल हाईवेज होते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे नेशनल हाईवेज हैं और सबका अपना अपना नंबर रहता है, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, इस प्रकार से जो भी नेशनल हाईवेज हैं उसमें बढ़ोतरी करना, ठीक है, उसको उसकी जो कनेक्टिविटी है उसका विस्तार करना नेशनल हाईवे का, जो कि यहाँ पे निर्धारित किया गया है 2022 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और जोड़े जाएंगे, यानी कि नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा लगभग 25,000 किलोमीटर तक का इस बार का सरकार का लक्ष्य रहा है सड़क परिवहन के अंतर्गत। दूसरा क्या है, पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की संविदाएं 2022-23 में दी जाएंगी। आप लोग यहाँ पर एक चीज समझिएगा, पीपीपी का फुल फॉर्म, ठीक है, पीपीपी का फुल फॉर्म प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इससे पहले ये नहीं था, इससे पहले क्या था, आप इसको अगर यहाँ पे समझेंगे तो इससे पहले जो पीपीपी का फुल फॉर्म था वो क्या था, पीपीपी का इससे पहले जो फुल फॉर्म था वो था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यहाँ पे लिखा है, इससे पहले था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप लोग अगर आप देखने के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, प्राइवेट पहले आ गया है, पब्लिक सेकंड नंबर पे चला गया है, पहले पब्लिक पहले था, प्राइवेट सेकंड नंबर पे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिहाज से चाहे भले ही इसमें कोई अंतर ना हो, वर्ड भी नहीं बदले हैं, पीपीपी का फुल फॉर्म एज इट इज़ है, लेकिन जो ये हेरफेर किया गया है शब्दों के स्थान के मामले में कि पहले जहाँ पब्लिक था वहाँ पे प्राइवेट को कर दिया गया है, जहाँ प्राइवेट था वहाँ पब्लिक को कर दिया गया है, तो इससे सरकार क्या दिखाना चाहती है, ठीक है। इसका मोटा मोटा जो लक्ष्य है इस चीज़ को बदलने का वो ये है कि पहले पब्लिक यानी कि सरकारी चीज़ों की भागीदारी ज़्यादा होती थी, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे जो भी कहते हैं ना, जैसे एक सड़क बनाना है तो उसमें कुछ पैसे सरकार देती है, कुछ पैसे कोई प्राइवेट संस्था देती है, उसके बाद सड़क निर्माण की क्रिया स्टार्ट होती है। अब जो सरकार का लक्ष्य रहा है उसमें क्या है कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी, पब्लिक जो मनी है, जैसे सरकार का जो पैसा है वो कब लगेगा, प्राइवेट संस्थाओं का ज़्यादा लगाना है, यानी कि जो प्राइवेट संस्था है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे, सरकार के परिप्रेक्ष्य में प्राइवेट संस्था का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, पार्टनरशिप जो हो। अगर हम कह रहे हैं कि 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में पहले अगर 60 रुपये सरकार के और 40 रुपये प्राइवेट संस्था की होती थी, तो अब इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया है कि अब 60 रुपये प्राइवेट संस्था दे और 40 रुपये सरकार का रहेगा, यानी कि पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में प्राइवेट चीज़ों का, प्राइवेट संस्थाओं कंपनियों का पार्टनरशिप बढ़ा दिया गया है, और इसीलिए यहाँ पे पहले प्राइवेट को लिख दिया गया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, न कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पीपीपी के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की संविदाएं 2022-23 में दी जाएंगी, ऐसा इसमें एक अनुमान दिया गया है बजट के स्पीच के अंतर्गत, सड़क परिवहन के अंतर्गत कि 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये 2023 में इसकी संविदा दी जाएगी। आगे आप देखेंगे कि इस पे क्या कार्य होता है। यहाँ तक के लिए तो बस अनुमान लगे हैं बजट में, जो कि वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में बताया है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें रेलवे, ओके। रेलवे को लेकर के इस बजट में क्या कहा गया है, आपसे मैंने बजट के पार्ट 1 में, बजट का जो मेरा पिछला क्लास रहा था उसमें बताया था कि रेल का जो बजट है वो अलग से पेश होता है। ये जो बजट है हमारा केंद्रीय बजट है, आम बजट है, ये अलग है, रेल बजट अलग है। लेकिन यहाँ पर भी सरकार रेलवे को लेकर के एक पहल उसका रहता है, कुछ योजनाएं होती हैं, तो उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो एकीकृत पोस्टर और रेलवे नेटवर्क, यहाँ पोस्टर नहीं, यहाँ पोस्टल है, टाइपिंग मिस्टेक है, एकीकृत पोस्टल और रेलवे नेटवर्क, जिससे पार्सलों के प्रेषण में सुविधा हो सके। यहाँ पे कुछ एक वर्ड मिसिंग है, नेटवर्क स्थापित करना, ठीक है।
एकीकृत पोस्टल और नेटवर्क रेलवे नेटवर्क उसमें समन्वय बनाना है कि पोस्ट जो होता है, पोस्टल का जो सुविधा होती है और रेलवे का जो नेटवर्क है उसमें ऐसा समन्वय बैठाना है कि जो पार्सल्स आते हैं रेलवे के माध्यम से, आप देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमारी जो मालगाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स को भी कैरी करके ले आती है, और वैसे भी ट्रेन से लोग पार्सल अपना भेजते हैं जब ज़्यादा सामान होता है, किसी को कहीं से कुछ मंगाना होता है भारी मात्रा में, तो वो रेलवे से ही आ पाता है। तो ऐसे में जो पार्सल की जो सुविधा है वो सुविधाजनक हो जाए, उनका आवाजाही, उनका जो प्रेषण है आवाजाही वो सुविधापूर्ण संपन्न हो सके, वस्तुएं लोगों के समक्ष आसानी से आ सके, उसी पोस्टल जो सर्विस है, पोस्टल सर्विस और रेल का जो नेटवर्क है उसमें एक समन्वय बैठाने की बात कही गई है इस स्पीच के अंतर्गत बजट के। दूसरा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कही गई है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात कही गई है कि ये एक सरकार की एक पहल है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आधार कार्ड की बात होती है ना, कि ऐसे ही वन नेशन वन प्रोडक्ट की बात रेलवे के अंतर्गत कही गई है। तीसरा, यहाँ पे कवच, कवच एक वर्ड है, एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म कवच नाम का टर्म यूज किया गया है, उसके अंतर्गत जो कि एक सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की संवेदी प्रौद्योगिकी है। ये कवच जो टर्म है वो वैश्विक स्तर की, ठीक है, सुरक्षा और क्षमता संवर्धन की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है, ठीक है। ये भले ही वर्ल्ड लेवल पे ये कारगर है, लेकिन ये स्वदेशी है, यानी कि मेड इन इंडिया, ये आप कह सकते हैं इसको स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। एक टर्म है कवच नाम का जो कि सुरक्षा और क्षमता संवर्धन का कार्य करता है रेलवे के अंतर्गत। उसमें इसके अंतर्गत क्या है कि 22-23 वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर नेटवर्क क्षेत्र का विस्तार किया जाए, ठीक है। जो ट्रेन का, रेलवे का जो हमारा पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ट्रेन का, रेलवे का जो हमारा पूरा सेक्टर है, उसके अंतर्गत जो ये कवच है, कवच के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, कवच जो टेक्नोलॉजी है, जो टर्म है यहाँ पर सुरक्षा और क्षमता संवर्धन की रेलवे के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जितने भी रेलवे के क्षेत्र आते हैं उन्हें सुरक्षा आदि प्रदान की जाती है, कवच के रूप में उन्हें रखा जाता है। तो कि उसके अंतर्गत रहेगा, तो उसमें अलग से सरकार कुछ ध्यान देती है। कवच के अंतर्गत जो भी एरिया होते हैं रेलवे के, उस पर कुछ अलग से भी सरकार ध्यान देती है। तो उसी के अंतर्गत कहा गया है कि इस क्षेत्र में, कवच के क्षेत्र में 2000 किलोमीटर नेटवर्क क्षेत्र का विस्तार और किया जाए, ठीक है, ताकि रेलवे में बेहतरीन कार्य किया जा सके। नेक्स्ट, जो रेलवे के अंतर्गत सरकार ने कहा है, नई जनरेशन की 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाए, ठीक है। आप सभी जानते हैं वंदे भारत ट्रेन की एक पूरी श्रृंखला चलती आ रही है हमारे देश में, जो बनाई जा रही हैं वंदे भारत ट्रेन नाम से। वंदे भारत नाम की ट्रेन आप देखे ही होंगे, काफ़ी जगह चलती ही है, आप देखे ही होंगे, वाइट कलर की रहती है, वंदे भारत लिखा रहता है। तो उस श्रृंखला की ट्रेन 400 नई जनरेशन की ट्रेन बनाने की सरकार ने लक्ष्य रखी है इस वर्ष बजट 2022-23 के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, आगामी 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएं, ठीक है। आने वाले 3 वर्षों में, यानी कि इस बजट में ये योजना बनाई है सरकार ने कि जो आगामी 3 साल है, आने वाले 3 साल है, उसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए बहुविध सुविधाओं के ध्यान में, ताकि उसके तहत चहु विकास की ओर से, अगर मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसका चारों तरफ से विकास हो, एक मल्टी मॉडल एक कार्यक्रम, एक लक्ष्य बनाया है सरकार ने, जिसमें 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा है, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का, ठीक है, जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए जाना जाएगा। इसके तहत इसको सरकार का ये लक्ष्य है। उसके बाद सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है इसमें कि सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल संपर्क स्थापित किए जाएं, ठीक है। जो शहर के जो सड़क परिवहन है, ठीक है, जो सार्वजनिक परिवहन है, जहां से लोगों की आवाजाही होती है, आप सभी जानते हैं, सड़क परिवहन जो है उसमें और रेलवे
में रेलवे का जो सिस्टम है उसमें कनेक्टिविटी बनाया जाए, ताकि लोग आसानी से उसमें समन्वय बैठा सके, आवाजाही को लेकर के लोगों के बीच में प्रॉब्लम ना हो। सड़क और स्टेशन का मतलब संपर्क बनाया जाए, ताकि उसकी जो क्रियान्वयन है वो और सुगमता से हो सके, उसका यूज़ लोगों को उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो। इसीलिए सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशंस के बीच में मल्टी मॉडल संपर्क स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को वहां पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सड़कों से अगर स्टेशंस को कनेक्ट किया जाएगा तो लोगों को आवाजाही की और वहां पर तक पहुंचने की कोई भी दुविधा नहीं रहेगी, कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, आगे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़क को भी दीर्घकालिक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार लाना है। आप सभी जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जो परिवहन की जो प्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, जिनको काट करके सड़कें बनाई जाती हैं। और हालांकि वो ऐसे माध्यम है परिवहन के जो कि काफ़ी ज़्यादा परंपरागत हैं। ठीक है, और उनका जलवायु से भी काफ़ी गहरा कनेक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे आप उसको एज इट इज हटा नहीं सकते, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत एक परंपरागत रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं ऐसे क्षेत्रों में, और ख़ास करके जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हो वहाँ पर जो सड़क की दीर्घावधिक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को चलाया जाएगा। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत यहाँ पर सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी कनेक्टिविटी को बढ़िया बनाया जा सके, और इन क्षेत्रों में भी लोगों को आवाजाही की समस्या उत्पन्न न हो ज़्यादा, ताकि वहाँ पर परिवहन को लेकर के कोई भी दुर्घटना जैसी चीज़ें ना देखी जाए। ऐसी ही स्थिति में लोगों की सुगमता के लिए, लोगों की सुलभता के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है ऐसे क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि वहाँ की कनेक्टिविटी को आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ये रेलवे के अंतर्गत हमने इन चीज़ों को देखा। आगे आप देखेंगे समावेशी विकास। ओके, पहले हमने बात की थी आपसे कि सबसे पहले तो हमने प्रस्तावना देखा। ओके, प्रस्तावना, उसके बाद जो 4 कोर सब्जेक्ट्स की हमने बात की थी उसमें हमने सबसे पहले किसके ऊपर देखा? पीएम गति शक्ति की। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या? समावेशी विकास। ठीक है, समावेशी विकास की हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये दूसरा है, जो 4 कोर सब्जेक्ट हमने बताए थे इस बजट स्पीच का, उसमें दूसरा है पीएम गति शक्ति जो कि पहला था, दूसरा है समावेशी विकास। समावेशी विकास का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, समावेशी विकास, इन सब का तात्पर्य होता है कि हम विकास को इस प्रकार से लेकर के आगे बढ़े कि जो हमारी आगामी पीढ़ियां हो उनके लिए भी चीज़ें जो हैं वो उसी प्रकार से स्टेबल हो, उसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से हो जो कि उन्हें भी काम में आए। और दूसरा तो चहुतरफा विकास हो, सभी को लेकर के समावेशी विकास की ओर सरकार का लक्ष्य रहता है कि चाहे कोई निचले तबके का हो, ऊंचे तबके का हो, सभी को समान रूप से लेकर के विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाई जाए, ये सरकार का लक्ष्य होता है। तो इसके अंतर्गत सरकार ने सबसे पहले कृषि की बात की है। कृषि, फार्मिंग, ओके, जो कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है पहला कि रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, यानी कि जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार का ये लक्ष्य काफ़ी टाइम से है। जिस प्रकार से फसलों की पैदावार को लेकर के जो भी और चाहे वो मृदा की कंडीशंस जो कि रसायन के यूज़ से ख़राब हो जाती हैं, फसलें केमिकल मॉडिफाइड हो जाती हैं तो वो नुकसान करती हैं। इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन में भी इसका कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। मृदा की क्षारीयता का ये कारण बनती हैं और जो रसायन की चीज़ें हैं। इसीलिए सरकार का एक लक्ष्य है कि जैविक कृषि जो कि हमारी परंपरागत कृषि की जो प्रणाली रही है उसको प्रोत्साहित किया जाए और रसायन खाद की जगह पर जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। ये सरकार का एक लक्ष्य है कृषि को लेकर के। ठीक है,
और अगर ऐसा रहता है तो जो ज़मीनें हैं, जो उपजाऊ भूमि है, उनकी जो उत्पादक क्षमता है वो काफ़ी समय तक सस्टेन रह सकती हैं, स्टेबल रह सकती हैं उसके अंतर्गत। ठीक है। दूसरा जो लक्ष्य सरकार का है इसमें कृषि के अंतर्गत वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदम वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। यानी कि आगामी जो 2023 का वर्ष है उसको कदन एक प्रकार का कुछ फ्रूट वगैरह होता है कि सब्जी होती है, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो उसको उसी के परिप्रेक्ष्य में 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसमें फसलों पर मूल्य संवर्धन, उपभोग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। यानी कि कदन वर्ष के जो एक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगामी जो हमारा 2023 का वर्ष है कदन वर्ष के रूप में, कृषि के परिप्रेक्ष्य में उसमें क्या है कि मूल्य संवर्धन, उपभोग और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग को प्रोत्साहन किया जाएगा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। ओके। तीसरा पीपीपी मोड, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता कराई जाए। ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ों को डिजिटली मॉडिफाइड किया जा रहा है, सभी में टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का बढ़ चढ़ कर भागीदारी उसमें देखी जा रही है हर एक क्षेत्र के अंतर्गत। उसी प्रकार से सरकार का लक्ष्य है कि कृषि के अंतर्गत भी प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को और डिजिटल जो प्रणाली है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। तो इसी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं उपलब्ध करने की सरकार की एक लक्ष्य रही है। ठीक है। आगे किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाए, चाहे वो उर्वरकों की छिड़काव हो, चाहे खेतों की निगरानी हो, हर चीज़ को लेकर के जब भी आप बड़ी मात्रा में कोई चीज़ की उपज की कोई पैदावार करते हैं तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक एक चीज़ों को बारीकी से देखना, पर्सन टू पर्सन जाके उतना नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार का एक पहल है इस वर्ष की किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाए, ताकि अपने जो पूरा खेत है, जो भी कृषि का क्षेत्र है, उसके ऊपर अच्छे से निगरानी रखी जा सके किसानों के द्वारा, और पैदावार को लेकर के एक उसमें बढ़ोतरी को लेकर के, उसकी देख रेख को लेकर के उनको सुगमता हो, सुलभता हो। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि स्टार्टअप स्कोर वित्त पोषित करने के लिए सम मिश्रित पूंजी के कोष की स्थापना की जाए। ठीक है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप को बढ़ावा देना सरकार का एक लक्ष्य रह गया है, लक्ष्य रहा है इस बार का, कि कृषि की जो उत्पादकता होती है, जो उत्पादन होती है, उन चीज़ों को लेकर के एक स्टार्टअप का लोगों में आए, लोग उसकी तरफ जागरूक हो कि कृषि के जो उत्पाद होती हैं उनसे भी लोग अपने बिजनेसेस को स्टार्ट कर सके, और पूंजी कोष का एक ऐसा स्थापना किया जाएगा जिसमें कृषि के अंतर्गत भी जो स्टार्टअप की जो सुविधाएं होती हैं, या फिर जो आप बोल सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी होती हैं कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को लेकर के, उनके ऊपर सरकार वित्त पोषण कर सके, लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सके। ठीक है। आगे हम देखें केन बेतवा लिंक परियोजना, समावेशी विकास की बात की जा रही है। कृषि को हमने देखा, आगे सरकार की कुछ परियोजनाएं होती हैं, नदी जोड़ो परियोजना जिसको हम देखते हैं, तो उसी में आप लोग जानते हैं केन बेतवा रिवर लिंकिंग नदियों को जोड़ने की सरकार की परियोजना रही है, ताकि जो नदियां हैं उनका जो जल होता है उसको अच्छे से यूज किया जा सके अलग अलग क्षेत्रों में। तो यहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना की बात की गई है कि इसमें 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा और 62 लाख किसानों के लिए पेय जल की आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है केन बेतवा परियोजना में। कि यहाँ पर अनुमान है, या फिर आप कहें कि इसके आंकड़े हैं कि इस परियोजना से 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। इसके आसपास के जो भी 9.8 लाख कृषि भूमि है वहाँ पर आसानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी इस लिंकिंग परियोजना के
तहत। दूसरा तो यहाँ पर 62 लाख किसानों के लिए पेयजल आपूर्ति, ठीक है, यानी कि 62 लाख किसानों को न सिर्फ उनकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी बल्कि उन्हें पीने के लिए पेयजल, पीने योग्य पानी भी उपलब्ध होगी। दूसरा तो 103 मेगावाट का हाइड्रो मतलब बिजली उत्पादन, 103 मेगावाट की बिजली उत्पादन। दूसरा तो 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। ये यहाँ पर इसके अनुमान लगाए गए हैं कि इतने इससे सरकार क्या लोगों को इतनी चीज़ें प्राप्त होंगी केन बेतवा लिंकिंग परियोजना के तहत, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि इसी के तहत, ठीक है, इस बजट स्पीच में, इस बजट के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना का ये पूरा डेटा दिया गया है, एक अनुमान। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि इसी प्रकार से दमन गंगा पीर पंजाल एक लिंकिंग परियोजना चल रही है सरकार की। पार तापी नर्मदा, ये 3 नदियों की लिंकिंग परियोजना चल रही है। और यहाँ पर कृष्णा गोदावरी या गोदावरी कृष्णा लिंकिंग परियोजना चल रही है। फिर कृष्णा पेन्नार और कृष्णा नदी की लिंकिंग परियोजना चल रही है। फिर पेन्नार कावेरी की लिंकिंग परियोजना चल रही है। इनके ड्राफ्ट को अंतिम रूप से तैयार भी कर लिया गया है, यानी कि इन परियोजनाओं पे सरकार का आगे कार्य भी चलता रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करें एमएसएमई की बात की गई है। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, कुछ भी कह दीजिए आप। तो यहाँ पर एमएसएमई के अंतर्गत बात की जाती है कि लघु उद्योग जो है, ठीक है, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। एमएसएमई का लक्ष्य होता है कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो भी लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले अगर हम बात करें अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन की, तो आप सभी जानते ही हैं कि आज़ादी से पहले तक हमारे देश में कोई भी बृहद भारी उद्योगों जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र था उसका ज़रा सा भी विकास नहीं था हमारे देश के अंतर्गत, और लोग छोटे मोटे उद्योगों से ही अपना रोजगार चलाते थे। हालांकि आज़ादी के बाद भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया और आज के डेट में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ी भागीदारी उसकी है। तो इसी के अंतर्गत लेकिन चूंकि हर व्यक्ति भारी उद्योगों में कार्य नहीं कर सकता, चूंकि जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी के ज़माने में जो मशीनीकरण हो रहा है, एक व्यक्ति और एक मशीन में काफ़ी अंतर होता है। इसी वजह से काफ़ी व्यक्ति जो हैं, लोग जो हैं, वो उनके लिए ये बेरोजगारी की दशा भी है। तो ऐसे में लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं, सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की बात की जाती है और उसी के लिए एमएसएमई वर्ड का यूज़ किया जाता है। एमएसएमई के अंतर्गत लघु मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात की जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें, हालांकि एमएसएमई का काफ़ी रोल भी होता है हमारे इकोनॉमी में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लगे भी होते हैं सूक्ष्म लघु उद्योगों में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिखाया गया है सरकार के द्वारा इस बजट के अंतर्गत, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की जाए, ठीक है। अतिरिक्त सुविधा प्रदान किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये एक योजना है जिसके तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत जरूरी और अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। 130 लाख जो लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। चाहे वो ऋण की सुविधा हो, चाहे जिस प्रकार की सुविधा हो, वो उपलब्ध कराई गई है। दूसरा तो यहाँ पर है कि मार्च 2023 तक
एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। और ये जो इमरजेंसी लाइन के जो ये गारंटी की स्कीम के तहत जो ये सुविधा प्रदान की गई है, इसकी जो इसका जो टाइम लाइन है इसको भी 2023 तक बढ़ाया जाने का इस बजट के अंतर्गत एक संकल्पना दी गई है कि ये जो स्कीम के तहत सुविधाएं एमएसएमई क्षेत्र को दी गई थी, इसको 2023 तक विस्तारित किया गया है, बढ़ाया गया है। और इसकी गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ा कर कुल 50 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत जो 130 लाख एमएसएमई लघु और मध्यम उद्योगों को जो सुविधा देने की बात थी, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की सुविधा दी जाती थी, उसको बढ़ा करके 50 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे सूचना और लघु उद्यमों को 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। ठीक है, यहाँ पर एमएसएमई को लेकर के दूसरी जो स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम। ओके, उसके तहत क्या सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसमें इसको ये जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम के तहत इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। यानी कि इस स्कीम को ये स्कीम रुक गई थी, जिसको फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। और इसके तहत जो सूचना उद्योग होते हैं या फिर सूचना का जो क्षेत्र होता है और जो लघु उद्योग होते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस जो होते हैं, उद्यम जो होते हैं, उनको 20 लाख करोड़ रुपए तक का धन ऋण की सुविधा दी जाएगी, ऐसा इसमें बात की गया है। उसके बाद चौथा जो लक्ष्य इसमें रखा गया है एमएसएमई को लेकर के कि आगामी 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए की अरेंजिंग फंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा। इससे एमएसएमई क्षेत्र और अधिक प्रतिरोधक क्षमता से युक्त प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षम होगा। ठीक है, यानी कि आगामी 5 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में इसको और प्रभावी बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की स्टार्टअप प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था के साथ एमएसएमई को लेकर के एक स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया जाएगा। एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में एमएसएमई का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत इसकी प्रतिस्पर्धात्मक और सक्षमता को बढ़ाया जा सके। एमएसएमई के यानी कि लघु मध्यम उद्योगों को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बजट के हमारे इस भाग में। कौशल विकास लोगों को कौशल विकास के तहत कुशल बनाना। जैसे सरकार ने कुछ लक्ष्य, कुछ कार्यक्रम चलाए थे कि छोटे स्तर पर ग्रामीण या फिर कस्बों के स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना सर ने एक लक्ष्य लिया था और फ्री में उनको प्रशिक्षण देना और उसके बाद उनका रोजगार लगाना, ऐसा सरकार का एक लक्ष्य रहा है। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंतर्गत कुछ ऐसी जॉब्स होती है जिनको लेकर के सरकार लोगों को प्रशिक्षित करती है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ावा देने हेतु कौशल एवं आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि हमारे सिटी के अंतर्गत या फिर चाहे आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो, कुछ सरकार के ऐसे कार्यक्रम जरूर आपने देखे होंगे कि कहीं पे ऐसा सेंटर बनाया गया है जहां पर लोग अलग अलग चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है और लोग वहां पर जाकर उसको सीखते हैं, उसके बाद उन्हें प्लेसमेंट भी दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से अब इसको भी डिजिटल करने का सरकार ने प्लान बनाया है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनकी आजीविका के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और उनको रोजगार प्रदान की जा सके। ठीक है, ड्रोन एज अ सर्विस के तहत द्रोण शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, चूंकि यहाँ प्रशिक्षण की बात की जाती है तो ड्रोन, आप जानते हैं द्रोणाचार्य के नाम से ये ड्रोन वर्ड को यहाँ पर लिया गया है। द्रोण शक्ति की सुविधा, ड्रोन एज अ सर्विस के रूप में द्रोण शक्ति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने का सरकार का एक प्रोग्राम यहाँ पर रहेगा, लक्ष्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षा का क्षेत्र अगर हम देखें, समावेशी विकास में अगर हम शिक्षा को ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों का चहुमुखी विकास अगर करना है तो शिक्षा
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सार्वभौमिकरण की शिक्षा का जो आदान प्रदान हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, सिर्फ रटने के लिए ना हो, उसका कुछ आउटकम भी निकले, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। आप सब हमारे देश की जो रही है नीति, शिक्षा नीति 2020, उसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कितने व्यापक बदलाव की बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। अगर आप लोग को ना पता हो तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं शिक्षा नीति 2020 का पूरा व्याख्या करके एक क्लास उस पर दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। 2020 की शिक्षा नीति जो सरकार ने नई लाई है, हालांकि अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है क्योंकि कंडीशंस ऐसे आ गए कोविड की और बाकी चीज़ों की कि इम्प्लीमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंट होती है तो हमारी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत ही बड़ा व्यापक परिवर्तन होगा। आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी, ठीक है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रमों को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना इस बार सरकार का लक्ष्य होगा कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना, ठीक है। शिक्षा को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात की जा रही है कि एक कार्यक्रम ऐसा सरकार चलाएगी कि एक क्लासेस को टीवी चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, और एक चैनल ऐसा बनाया जाए कि जिसपे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उस पर प्रदान किया जा सके, जो भी दूर दराज के लोग हैं उनको भी उसका गुणवत्तापूर्ण लाभ मिल सके। ये सरकार का एक लक्ष्य है, ठीक है। तीसरा, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और उत्प्रेरक शिक्षा परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल पर आधारित प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल काम आती है लोगों की। आप लाख थ्योरी पढ़ लीजिए कि ऐसे कोई चीज़ बनाया जाता है, बल्ब ऐसे बनाया जाता है, बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप बल्ब बना के नहीं देखेंगे उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। कोई केमिकल है, आप लाख केमिस्ट्री पढ़ लीजिए कि ये केमिकल ऐसे बनाया जाता है, लेकिन जब तक आप लैब में जाकर उसे बनाएंगे नहीं तब तक आप कभी नहीं बना पाएंगे उसे, सिर्फ पढ़ने के बिहाफ पे नहीं कर सकते हैं। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट होता है, उसीलिए सरकार कुछ आभासी प्रयोगशाले और कुछ कौशल आधारित प्रयोगशालाओं की, कुछ लैबोरेटरीज का निर्माण करने की एक संकल्पना लेके आई है इस बार, कि उसमें उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जा सके, ठीक है। सरकार का लक्ष्य है इस बार का कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, डिजिटल विश्वविद्यालय, ठीक है, डिजिटल विश्वविद्यालय बनाना जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, विश्व स्तरीय गुणवत्ताप्रद हो, ऐसे डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसमें सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जा सके, ताकि एक विद्यार्थी जो कि चाहे कहीं भी रहता हो, किसी दूर दराज इलाके में, लेकिन डिजिटली माध्यम से वो एक वैश्विक स्तरीय यूनिवर्सिटी से जुड़ सके और शिक्षा का अपने आदान प्रदान हो सके, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसमें बात की जाती है डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता पर विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। अगर शिक्षा की प्रणाली अगर डिजिटली होगी तो टीचर्स भी ऑनलाइन रूप से सभी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे, और जैसा कि ऑनलाइन आप देख भी रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन आप जहाँ से भी देख रहे हो ऑनलाइन रूप में आप कहीं के भी किसी भी टीचर के माध्यम से अपनी शिक्षा को और अपनी गुणवत्ता के स्तर को बढ़ा सकते हैं, पूरे पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे स्वास्थ्य को लेकर के, समावेशी विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य को भी नहीं स्किप किया जा सकता, आप सभी जानते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म स्टार्टअप किया जाएगा, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जाएगा जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की यहाँ पर बात की गई है। दूसरा, गुणवत्ताप्रद
परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको जब भी कोई दिक्कत समझ में आती है अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को डिजिटली रूप से कंसल्ट कर सके। आप सब करते भी होंगे, अब तो ऐप ऐसे आते हैं कि आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर लेते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ऐसी ही चीज़ों को बढ़ाने के लिए सरकार की जो पहल है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप वर्ड को ध्यान रखिएगा, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू करने की बात की जा रही है गुणवत्तापूर्ण परामर्श के लिए, यानी कि कंसल्टेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की जाने की बात की गई है। यहाँ पे कॉमाज हैं, यहाँ पे शायद ये किए नहीं है। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, देन मिशन वात्सल्य, कॉमा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की यहाँ पर स्टार्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद 20 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सरकार की एक पहल है कि हमारे जो देश की जो आंगनवाड़ी, आप सभी जानते हैं हर गांव हर कस्बे में आंगनवाड़ी चलता है, तो उनको सक्षम आंगनवाड़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको टेक्निकली डिजिटली मॉडिफाइड करने की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके बाद हर घर नल से जल कार्यक्रम, हर घर नल से जल, हर घर जल नहीं, हर घर नल से जल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किए जाने का लक्ष्य है, ठीक है। यानी कि 3.8 करोड़ 3.8 करोड़ परिवारों को हर घर नल से जल कार्यक्रम से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है, जो कि अब तक 5.5 करोड़ परिवारों को 2 सालों में नल का पानी उपलब्ध किया जा चुका है। सॉरी, आप यहाँ पर देखिए, अभी तक विगत 2 वर्षों में 5.5 करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है, और आगामी जो हमारा वर्ष है उसके अंतर्गत वर्ष 2022-23 तक 3.8 करोड़ परिवारों को और उपलब्ध कराया जा सके, ऐसा लक्ष्य है। यानी कि कुल 2023 तक अगर आप 5.5 प्लस 3.8 कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग आप जान लीजिए कि 8.5-9 करोड़ लोगों को लेकर के ये लक्ष्य रखा गया है कि इतने लोगों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जा सके। इस जो कार्यक्रम है इसका नाम याद रखिएगा, हर घर नल से जल कार्यक्रम। ओके, हर घर नल से जल कार्यक्रम। ओके, 1 सेकेंड। जी, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में ही 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि पीएम आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सभी जानते होंगे आपके क्षेत्रों में भी सरकार रियायतें प्रदान करती है घर बनाने को लेकर के, या फिर बने बनाए मकान लोगों को बांटती है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिला करके। ये पहल है सरकार की इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे क्या बात की गई है, पीएम DEVINE इसके तहत उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन का आवंटन किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये सब का जो क्षेत्र है, सिक्किम नहीं, नॉर्थ है, 7 बहनें जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, जो 7 कंट्रीज हैं। इधर ये वाली जो हमारे ये वाली जो है ना, ये वाली रीजन की जो 7 सिस्टर्स स्टेट है जो हमारे देश की, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट
उत्तर पूर्व दिशा में, वो जो हमारे देश हैं उत्तर पूर्व दिशा के जो राज्य हैं, सॉरी देश नहीं राज्य, उत्तर पूर्वी जो हमारे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, उनके लिए ये एक पहल है PMDEVINE। ये इसके तहत उत्तर पूर्वी में क्षेत्र में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन का आवंटन करने की सरकार ने बात की है, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। ठीक है, डेवलपमेंट का कार्य वहाँ पर संचालित हो सके। उसके बाद महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉक के विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चूँकि सरकार का लक्ष्य गांव से लेकर के शहर तक हर एक जो भी स्तर है, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर, शहरी स्तर, हर एक क्षेत्र के अंतर्गत उनका विकास करने का सरकार का एक लक्ष्य है, डेवलपमेंट हो सके भारत के अंतर्गत। तो उसी में महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एक चलाया गया है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आप ये नाम याद रखिए। इसी के तहत महत्वाकांक्षी जिलों के पिछड़े हुए ब्लॉक के विकास में के ऊपर ध्यान देने की बात की गई है। नेक्स्ट, वाइब्रेट विलेजर्स प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही बिखरी है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत सीमित हैं। उसी के तहत यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्यों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि जो विलेजेस होते हैं, गांव जो कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए हैं, ठीक है, जो बॉर्डर वाले जो हिस्से होते हैं हमारे कंट्री में, आप सभी जानते हैं नेपाल का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, जो ये बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, वहाँ के जो गांव होते हैं वो बहुत ही बिखरे होते हैं, वहाँ के लोग बड़े बिखरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी माहौल अच्छे नहीं होते हैं कि कुछ लोग कहाँ होते हैं, कुछ लोग कहाँ रहते हैं, एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, उस प्रकार से विकास का स्तर वहाँ पर नहीं होता। तो उसी को डेवलप करने की यहाँ पर सरकार बात कर रही है। ठीक है, जहाँ पे लोगों के लिए सुविधाजनक उनकी आवास की व्यवस्था, पर्यटन के केंद्र, सड़कों का निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरदर्शन और शिक्षा का व्यवस्था, और उसके बाद डायरेक्ट टू होम एक्सेस, आजीविका सृजन के लिए सहायता आदि कार्यक्रम को शामिल करने की यहाँ पर बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनको बैंकों से कनेक्ट करने की यहाँ पर बात की गई है, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोगों का जो बैंकिंग का जो एक कार्य होता है वो पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्टल सर्विस के तहत ही संपन्न किया जा सके। ओके, डिजिटल पेमेंट्स के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिवर्स की स्थापना की जाने की बात कही गई है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिवर्स स्थापित करने की बात की गई है। इस पे आगे बढ़ते हैं। इसमें ये आ गया तीसरा। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर थर्ड। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा सबसे पहले प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना, उसके बाद हमने कहा था कि 4 कोर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने किस पे बात की थी, पीएम गति शक्ति की। ओके, उसके बाद हमने बात की किस पे, समावेशी विकास, जो कि अभी अभी हमारा खत्म हुआ, समावेशी विकास वाला जो भी कार्यक्रम था सरकार का। और इसके बाद अब कौन सा है, उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्य। ये काफ़ी लंबा है, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा इसका है। उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्य। ठीक है, इसके तहत क्या क्या है इनको हम देखते हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एवं ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग ही इस बार के बजट का हमारा थीम है, ठीक है, ताकि लोगों का जो जीवन प्रणाली है उसको सुगम बनाया जा सके, जीवन स्तर को आसान बनाया जा सके। तो ईज ऑफ लिविंग हमारे बजट का थीम है। बजट के पार्ट 1 में मैंने आप लोग को सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस किया। ईज ऑफ डूइंग 2.0 इसमें क्या कही गई है, इसको देखें। पूंजी की उत्पादन क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के प्रयास में राइट टू नो के स्थान पर नीड टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत एक लक्ष्य है, यहाँ पर एक नियम बनाया गया है कि जो राइट टू नो था, ओके, राइट टू नो जो था पहल, राइट टू नो, इसके स्थान पर नीड टू नो, ठीक है। इसको यहाँ पर इसको रिप्लेस किया गया है राइट टू नो को नीड टू नो में, ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके उत्पादन और मानव संसाधन में जो भी सुधार की बात की जाती है उसके चीज़ों को लेकर के लोग अपने उसको जानने को लेकर के लोगों में जागरूकता बढ़े, उन्हें आवश्यकता हो कि उसे आप जानें उनके सिद्धांतों के बारे में, और विश्वास आधारित शासन सिद्धांत का पालन किया जाएगा बिजनेस और इन चीज़ों के क्षेत्र के अंतर्गत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बन सके किसी भी क्षेत्र में। ट्रस्ट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, कार्य भी बढ़ेगा, और उसी प्रकार से अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन रहेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी हमारा पूरा होगा, और लोगों का जो वेलफेयर है वो भी संपन्न होगा, और हमारे देश का आर्थिक विकास भी होगा, ठीक है। ग्रीन क्लियरेंस, ग्रीन क्लियरेंस के लिए परिवेश नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल को वर्ष 2018 में चालू किया गया था। इस पोर्टल के दायरे को अब और आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्रीन क्लियरेंस, आप यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखिएगा कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल विंडो पोर्टल, जो ये एक सिंगल विंडो पोर्टल है, कि एक तो क्वेश्चन यही हो सकता है ग्रीन क्लियरेंस क्या है। एक तो ये भी हो सकता है, कथन के अंतर्गत भी दिया जा सकता है कि ग्रीन क्लियरेंस एक सिंगल विंडो सिस्टम है। दूसरा, इसे वर्ष 2008 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 2018 में, सॉरी। मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, दो कथन दिए हैं। पहला कथन है कि ग्रीन क्लियरेंस एक सिंगल विंडो सिस्टम है, और दूसरा कथन है कि इसे वर्ष 2018 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन एक सही है कि दो सही है कि दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो ग्रीन क्लियरेंस एक सिंगल विंडो सिस्टम है, ये भी सही है, और इसे 2018 में चालू किया गया था, ये भी सही है। लेकिन इसे बढ़ा करके 2022-23 के लिए भी आगे तक इसको विस्तारित किया गया है, इस पोर्टल के दायरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट, अभिलेखीय प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या है, भू संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। राज्यों को अभिलेखों के IT आधारित प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुसूची 8 की भाषाओं में किसी में भी भू अभिलेखीय लिप्यांतरण संबंधी सुविधा की शुरुआत की जाएगी। यहाँ ओके नहीं है, यहाँ पे लिप्यांतरण है। ओके लिप्यांतरण संबंधी सुविधा की शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर क्या है, अभिलेख जो होते हैं, अभिलेखीय प्रबंधन। यहाँ अभिलेखीय प्रबंधन की बात की जाती है हमारे दस्तावेजों से, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके प्रबंधन की यहाँ पर बात की गई है कि उनके प्रबंधन को लेकर के एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को अपनाने की बात की गई है राज्यों को, ताकि आप क्या कर सके कि इसकी जो प्रबंधन है, अपने दस्तावेजों को आप सही ढंग से अपने पास उसको रख सके, उसको डिजिटली रूप से उसके प्रबंधन की यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही साथ जो दस्तावेज है उनको संविधान की जो 8वीं सूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में आप उसका लिप्यांतरण कर सकते हैं, ताकि आप को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो भी दस्तावेजों के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, जिन भी
अभिलेखों के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो, कैसे भी डॉक्यूमेंट्स हो, आपके अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो उनका जो मैनेजमेंट हो वो ऐसा हो, एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वर्ड आप याद रखिएगा, इसको अपनाने की बात की जा रही है अभिलेखीय प्रबंधन के मामले में, डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट के मामले में, ताकि उसको प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। ठीक है। और दूसरा तो इसका लिप्यंतरण 8वीं सूची के सभी भाषाओं में करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, ऐसा सरकार का लक्ष्य रहा है। ठीक है। रक्षा में आत्मनिर्भरता, आगे रक्षा में आत्मनिर्भरता। ठीक है। जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस का जो सिस्टम है उसमें सेल्फ डिपेंड होने की यहाँ पर बात की गई है। देखिए क्या बात की गई है, रक्षा में निर्भरता को कम करने तथा सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजी खरीद बजट के 2021-22 में 58% से बढ़ा करके 22 में 68% कर दिया गया है। यानी कि जो उपकरण होते हैं, जो शस्त्र होते हैं हमारी रक्षा डिफेंस के अंतर्गत, जो हथियार होते हैं, उनके निर्यात की यहाँ पर बात की जाती है, निर्यात आयात को लेकर के। यहाँ पर यह है कि उनको उनके सशस्त्र बलों के लिए जो भी हथियार या फिर जो शस्त्रों का प्रयोग होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही देश में बनाया जाए, आत्मनिर्भर उसमें बने भारत, ऐसी इसमें बात की गई है। उसके लिए पूंजी खरीद जो बजट 2021 में 58% था, उसको बजट 2022-23 में 68% तक कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इसमें अनुमान लगाया गया है, कहा गया है। सरकारी अधिप्राप्ति में एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम और सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन सिस्टम और सिक्योरिटी बॉन्ड्स की स्थापना की यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है। आगे PLI स्कीम के तहत, PLI स्कीम के तहत 5G को समर्थन देने की बात की गई है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी की जाएगी, ऐसी बात की गई है यहाँ पर। 5G 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी बात की गई है। उद्योग, स्टार्टअप और एकेडमी ओके डियर रक्षा अनुसंधान एवं विकास का प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चिप युक्त ई पासपोर्ट को जारी किया जाएगा। यानी कि पासपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो चिप युक्त ई पासपोर्ट, यानी कि डिजिटली माध्यम से पासपोर्ट जारी करने की यहाँ पर बात की जा रही है। भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण मुक्त विकास किया जाएगा। ठीक है। संक्रमण मुक्त, यहाँ पर मुख्य नहीं मुक्त है, विकास किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू किया जाएगा। ठीक है। बैटरी स्वैपिंग नीति, चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है। चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू करने की बात की गई है। ओके। इलेक्ट्रिक वाहनों का अगर प्रयोग होगा तो चार्जिंग स्टेशंस को बैठाया ही जाएगा शहरी क्षेत्रों में, जिसके लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की बात की जा रही है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बैटरी स्वैपिंग नीति की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण। ओके। 5 से 7% बायोमास पैलेट को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 38 mm की कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। ठीक है। यहाँ पर ये सरकार का एक लक्ष्य रखा जा रहा है कि जो बायोमास पैलेट को थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास पैलेट को थर्मल पावर प्लांट में जलाया जाएगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रति वर्ष 38 mm की बचत की जा सके। ठीक है। ताकि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों से थोड़ा राहत मिले। उद्योगों के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जो तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगी। ठीक है। ऐसा सरकार ने यहाँ पर बात की गई है कि उद्योगों के लिए कॉल गैसिफिकेशन और कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित करने की यहाँ पर बात की गई है। ओके। आगे, चालू वर्ष में निवेश का वित्त पोषण, यहाँ पर ये 4th हो गया। ठीक है।
3 हमने देखा था, ये हो गया चौथा। ओके, तो चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पूंजी निवेश 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके वर्ष 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2022-23 में यह परिव्यय जीडीपी का 2.9% होगा। ठीक है, जो हमारा चालू वित्त वर्ष है वो क्या है, 2021-22। अभी क्योंकि 2022-23 अभी वित्तीय वर्ष नहीं आया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो जो चालू वित्तीय वर्ष है वो 2021-22 है, जिसके अंतर्गत जो पूंजी निवेश है, सार्वजनिक पूंजी निवेश, वो 5.54 लाख करोड़ रुपए है, जिसको कि बढ़ाया गया है 35.4% इस वित्तीय वर्ष में, जो कि हो गया है 7.5 लाख करोड़ रुपए का, और वो जीडीपी का 2.9% होगा। ठीक है, ये जो 7.5 लाख करोड़ रुपए है वो जीडीपी का 2.9% ऑफ द जीडीपी है। ओके, राज्यों को जो सहायता अनुदान दी जाती है, जो ग्रांट्स दी जाती है राज्यों को, उनको देने के लिए केंद्र सरकार का कारगर पूंजीगत व्यय 2022-23 में अनुमानित 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 10.68 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। राज्यों का जो अनुदान दिया जा रहा है, वो राज्यों को दिया जाने वाला जो ग्रांट है, वो इस बजट के अंतर्गत उसका लक्ष्य 10.68 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो कि जीडीपी का 4.1% है, 4.1% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रेड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को संरचनाओं की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इससे डिजिटल और संरचना और स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण के लिए क्रेडिट सुलभ होगा। ठीक है, आप इन टर्म्स को याद रखिएगा, डेंस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रेड स्केल बैटरी सिस्टम वाले डाटा सेंटर्स फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जो संरचनाएं हैं उनको हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ऐसी यहाँ पर बात की गई है निवेश के अंतर्गत। ओके, आगे वर्ष 2022-23 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल करेंसी का संचालन किया जाएगा। आप सभी अगर मेरी क्लासेस को अच्छे से देखे हैं, पूरी क्लासेस को, तो आप लोगों ने मेरी एक क्लास देखी होगी जिसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का पूरा बहुत ही वृहद डिस्कशन मैंने किया था। उसमें हमने बताया था कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है डिजिटल रूप की, जिसको कोई भी संस्था संचालित नहीं करती है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि भारत में अभी इसको विमर्श के कंडीशन में रखा गया है, बात विमर्श इस पे हो रही है। तो उसी के तहत जो कानून था, जो आया था विधेयक संसद में, उसी पर यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर कि हमारे देश के अंतर्गत चूंकि डिजिटल करेंसी को आरबीआई संचालित करेगा, ऐसा यहाँ पर बात की जा रही है। जो भी क्रिप्टोज वगैरह हैं उनको आरबीआई संचालित करेगा। राज्यों को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी आगामी वर्षों में। दूसरा, 2022 में देश में राज्यों के लिए जीएसटी के 496 के राजकोषीय घाटे के अनुमानित की जाएगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्रीय सुधार से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि जो राज्यों को लेकर के जीएसटी की जो राजकोषीय घाटे की जो अनुमति देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें 0.5% जो है वो विद्युत क्षेत्र से सुधार के लिए संबंधित होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय प्रबंधन की जो बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, राजकोषीय प्रबंधन, हमारे जो 4 जो कोर सब्जेक्ट थे वो खत्म हो गए हैं। पहले हमने प्रस्तावना पे बात की, फिर हमने 4 कोर सब्जेक्ट जो टॉपिक रही हैं इस बजट स्पीच की, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय प्रबंधन खंड क का ही ये एक पार्ट है, खंड क का ही ये एक पार्ट है राजकोषीय प्रबंधन का, जिसमें पहला पॉइंट है बजट अनुमान 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर ये 3 संख्या में लिखा, वर्ड में लिख दिया है, 34.83
लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.7 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। ठीक है, यानी कि राजकोषीय प्रबंधन का जो लक्ष्य है, व्यय का जो एक्सपेंडिचर है, कुल एक्सपेंडिचर का जो लक्ष्य है, वो बजट अनुमान 2021-22 में, बजट एस्टीमेट 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए का था, जो कि संशोधित अनुमान यानी कि बजट रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट। आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि 2021-22 का था बजट, वो दो पार्ट में है, बजट एस्टीमेट, बजट अनुमान, रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित अनुमान। ठीक है, तो बजट एस्टीमेट 2021-22 में जो लक्ष्य 34.83 लाख करोड़ रुपए का था पूरा एक्सपेंडिचर का, वो संशोधित अनुमान यानी कि रिवाइज एस्टीमेट में 37.7 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। उसके बाद जो अब का 2022-23 का जो बजट अनुमान है, बजट एस्टीमेट है, उसमें इसको बढ़ा करके 29.45 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया। ठीक है, इस बार का जो हमारा कुल व्यय है, कुल एक्सपेंडिचर है बजट का, वो 29.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई हैं। ठीक है, यानी कि जो उधारी को अगर आप स्किप कर दें, जो उधारियां मिली हैं हमें, जो हमने उधार लिया है, अगर आप उसको छोड़ दें तो जो कुल प्राप्तियां है, जो रिसिप्ट है हमारे यहाँ की, वो 22.8 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 39.45 लाख की है, लेकिन उधारी को अगर आप अलग रखें तो कुल जो रिसिप्ट है हमारे यहाँ की, वो 22.8 लाख करोड़ रुपए की है। ठीक है, उसके बाद चालू वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का अनुमानित 6.9% है। चालू वर्ष यानी कि 2021-22 जो चल रहा है, इसमें जो वित्तीय घाटा है वो जीडीपी का 6.9% है, जबकि बजट अनुमान 2022-23 का जो आया है, इसमें 6.8% अनुमानित है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि इस बार का जो वित्तीय घाटा है वो 1% कम, मतलब कम यहाँ पर होगा, 1% नहीं, लेकिन पिछली बार अगर 6.9% है तो इस बार यहाँ पर 6.8% का लक्ष्य रखा गया है, वित्तीय घाटा का अनुमानित है बजट 2022-23 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% है। इस बार का जो हमारा बजट अनुमान है, इसमें राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। ठीक है, ये सब आप फैक्चुअल है, आप इनको याद रखिएगा कि जो हमारा कुल एक्सपेंडिचर है वो इस बार का 39.45 लाख रुपए अनुमानित की गई है, और जो हमारा रिसिप्ट है, जो हमारा प्राप्तियां हैं, उसमें अगर आप उधारी को हटा दें तो वो प्राप्तियां हमारी 22.84 लाख करोड़ की है। और उसके बाद जीडीपी का वित्तीय घाटा जो है हमारा, वित्तीय घाटा 6.8% ऑफ द जीडीपी है, और वही राजकोषीय घाटा 6.4% ऑफ द जीडीपी है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर वित्तीय घाटा जो है, वित्तीय घाटा वो 6.8 ऑफ द जीडीपी है, इस बार की 6.8% ऑफ द जीडीपी है, और राजकोषीय घाटा जो है वो 6.4% ऑफ द जीडीपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो इस प्रकार से हमने बात की हमारे किसके, जो बजट का स्पीच था निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री का, उसमें हमने पहले पार्ट के ऊपर पूरा डिस्कशन किया। दूसरा अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 के ऊपर, खंड ख के ऊपर। ठीक है, खंड ख में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कर की बात की गई है, जैसा कि हमने पहले कहा था, टैक्सेस की बात की गई है। सबसे पहले आगे हम यहाँ बढ़ते हैं, देखिए टैक्सेस की बात की गई। उससे पहले ये एक कोट है, इस कोट को आप देखिए, राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों की योगक्षेम यानी कि कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ठीक है, बजट का जो हमारा स्पीच है उसके अंतर्गत हमारी वित्त मंत्री ने स्पीच के पार्ट 2 में जब भी टैक्सेस की वो बात करने गई तो सबसे पहले उन्होंने इस स्पीच को वहाँ पर, इस लाइन को उन्होंने वहाँ पर रीड किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि राजा को किसी भी प्रकार की
ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों की योगक्षेम यानी कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक सही शासक वही माना जाता है जो कि लोगों को के कल्याण को, वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ उनके ऊपर करों का अधिरोपण करे, बल्कि उसके साथ ही साथ अपने राजधर्म के अनुसार शासन करते हुए लोगों के कल्याण की भी पूरी की पूरी व्यवस्था स्थापित करे। ठीक है, तो अब इसी कोटेशंस के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले अपने टैक्सेस की। तो यहाँ पर आप देखिए टैक्सेस की, तो प्रत्यक्ष कर, सबसे पहले तो प्रत्यक्ष कर की यहाँ पर बात की गई है। देखते हैं इस बजट में प्रत्यक्ष कर में क्या क्या बातें कही गई है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 18% से 15% कर दिया गया है एवं अधिभार की दर आमदनी का 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक का है तो उसमें 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है। आप इसको समझते हैं, हम इसको सहकारी समितियां जो हैं उनका जो वैकल्पिक न्यूनतम कर है वो 18% से 15% कर दिया गया है। ठीक है, 18% था लेकिन लोग 15% ही पे करते थे, तो इसे अब 15% ही कर दिया गया है घटा के। ओके, उसके बाद ये अधिभार जो है, ये तो रहा वैकल्पिक न्यूनतम कर 18% से 15% तक का किया गया। उसके बाद जो अधिभार की दर है, यानी कि इसके अलावा अगर उनकी जो आमदनी है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच तक की है तो उसको 7% कर दिया गया है। ठीक है, 12% से घटा करके 7% कर दिया गया है, यानी कि एक जो 18% का था उसे घटा करके 15% कर दिया गया है। ओके, उसके बाद जो अधिभार की दर 12% थी उसे घटा करके 7% कर दिया गया है। ओके, उसके बाद दूसरा है राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में कर्मचारियों के वेतन को 14% कर दिया गया है, जो कि इससे पूर्व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% था। ठीक है, पेंशन की जो प्रणाली है एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 14% था पेंशन की देयता और राज्य सरकारों के लिए 10% था। एक प्रकार का ये विभेद था राज्य और केंद्र के अंतर्गत, जिसको समन्वय बना करके एक बराबर कर दिया गया है और 14% कर दिया गया है स्टेट और सेंटर दोनों के कर्मचारियों के लिए। ओके, आगे किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से टैक्स लिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि अगर आप क्रिप्टोस वगैरह का यूज़ करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, किसी भी वर्चुअल डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, वाइजर एक्स, कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं डिजिटली रूप से किसी भी करेंसी का, तो उसका जो भी आपका रहेगा उसका 30% आप टैक्स के रूप में पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 1% की दर से डीटीएस लेने की भी प्रस्ताव की गई है। यानी कि अगर आप एक सीमा से ज़्यादा अगर आप लेन देन करते हैं वर्चुअल डिजिटल करेंसी के अंतर्गत, तो वहाँ पर आपसे 1% की दर से डीटीएस लिया जाएगा। यानी जो 30% का टैक्स आप पे करेंगे वो अलग, लेकिन अगर आप एक सीमा से ज़्यादा भुगतान या लेन देन करते हैं तो 1% का डीटीएस भी आपके ऊपर पेमेंट आपका पेएबल होगा। ओके, अधिभार का युक्तिकरण, एपीओ के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित किया गया, जो कि इससे पूर्व 37% था। ठीक है, एपीओ का जो अधिभार कर था वो 37% था, जिसको घटा करके 15% कर दिया गया। ठीक है, किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घ आवधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्च दर सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, किसी भी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से जो अधिलाभ प्राप्ति होती है उस पर अधिभार का जो टैक्स रेट है, जो अधिभार कर है, उसको 15% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कारोबारी प्रतिष्ठानों में एजेंटे को हितलाभ देने वाले जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे बात करते हैं एजेंटों की। जैसे जो कारोबारी होते हैं वो एजेंट रखते हैं अपने यहाँ पर कस्टमर्स लाने के लिए, तो जो वो एजेंट होते हैं उनको कारोबारी जो पैसे देते हैं, ठीक है, उसमें ये है कि जो
पैसे उनको दी जाती हैं उसके ऊपर उनका टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कटौती की जाएगी। लेकिन अगर एजेंटों को हितलाभ का 20,000 रुपये से अधिक का मतलब अगर पेमेंट किया जाएगा तो ऐसे पे कारोबारियों के ऊपर टैक्स अधिरोपित होगा। ठीक है, उससे कम का रहेगा तो अधिरोपित नहीं होगा। ये तो हमने बात की डायरेक्ट टैक्सेस की। अब हम बात करने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस की हमने बात की, जो डायरेक्ट कर अधिरोपित किए गए थे उनके ऊपर हमने चर्चा की इस बजट के अंतर्गत जो भी चीज़ें उल्लिखित थी। अब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली रूप से लोगों से ली जाती हैं। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क को कम करके 5% कर दिया गया। सिर्फ काटे गए हीरे पर 0 सीमा शुल्क लगेगा। ठीक है, यानी कि जो हम लोग गहने पहनते हैं हीरे के या फिर किसी भी अन्य पत्थर की जो भी ज्वेलरीज होती हैं, उनका जो सीमा शुल्क होता है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जो होता है वो काटे और तराशे गए जो रत्न आभूषण होते हैं, जो हीरे और रत्न पत्थर जो काटे और तराशे गए होते हैं, उसके ऊपर 5% का कस्टम ड्यूटी लगेगा। ठीक है, 5% का शुल्क लगेगा। जो तराशे गए हैं, काटे गए हैं, उनके ऊपर 5% लगेगा। लेकिन यदि केवल काटा गया हीरा है तो उसके ऊपर 0% का टैक्स लगेगा। ठीक है, छात्रों पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। ठीक है, छातों पर, यहाँ छात्रों नहीं है, यहाँ छाता है। छाते जो है उनकी जो सामग्रियां हैं उनको जो भी बाहर से मंगाई जाती हैं, अब जो भी हो, लेकिन जो छाता है उनके ऊपर 20% के टैक्सेस की बात की गई है। तीसरा, असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर, आई थिंक 1 अक्टूबर, यानी जो असम्मिश्रित ईंधन है उसमें 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क भी लगेगा। ऐसा यहाँ पर बात की गई है इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत। ठीक है, ये रहा पूरा, ये हमने यहाँ पर बात की। और यहाँ पे आप इसको देखिए तो कर प्रस्ताव में ये पूरा एक सरकार का जो ये पूरा रहा है, इसको अगर हम एक बार देखते हैं तो गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर कर सकने की अनुमति देना। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत देना। सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर अधिभार में कमी करना। कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि को बढ़ाना। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% का कर लगाना। बार बार की अपीलों से निजात पाने के लिए मुकदमेबाजी का बेहतर प्रबंधन करना। ये सब उसके विशेषताएं रही हैं। जो टैक्स सिस्टम इस बार का बना है उसकी ये विशेषताएं हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खाते में कर्मचारियों की कर की कटौती सीमा को बढ़ाना। मैंने पहले आपसे बताया कि उसको 14% कर दिया गया है दोनों के लिए। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज या उपकर को व्यापारिक व्यय न माना जाना। विशेष आर्थिक जोनों में सीमा शुल्क प्रशासन को पूरी तरीके से आईटी संचालित किया जाएगा। पूंजीगत माल और परियोजना आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा और 75% की आसान टैरिफ दर लागू की जाएगी। ओके, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माणों में सुविधा प्रदान करने हेतु ग्रेडेड दर संरचना को लागू करने के लिए सीमा शुल्क की दरों में संशोधन किया जा रहा है। भारत में विनिर्मित कृषि क्षेत्र के उपसंस्करणों और औजारों पर दी जाने वाली छूट को युक्तिसंगत बनाना। स्टील के कबाड़ पर भी सीमा शुल्क से छूट को लागू करना। उसके बाद स्क्रिप एक्वाकल्चर के लिए जरूरी कतिपय इनपुट्स पर शुल्क में कटौती करना। अनब्लेंडिंग ईंधन पर अतिरिक्त विचलन उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। ऐसे ये पूरी हमारी जो टैक्स सिस्टम रही है इस बार के बजट की, उसकी विशेषताएं हैं ये। ठीक है, जब आपको पीडीएफ उपलब्ध होगा तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये टैक्स की विशेषताएं हैं, जो टैक्स सिस्टम है। जब भी अगर आपसे पूछे, अगर मान लीजिए कि इस बार का जो कर प्रणाली रही है उसकी विशेषताएं क्या है, तो ये पूरा उसके अंतर्गत इसकी विशेषताएं दी गई है। ओके, आगे इसमें हमने पूरा बात किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए
नेशनल हेल्थ मिशन, चूंकि बजट का जो पार्ट 1 था वहाँ पर भी मैंने आप लोगों से बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है बजट के पार्ट 1 में पिछले क्लास में, कि कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जिसमें धन का सर्वाधिक आवंटन किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन में इस वर्ष 37,800 करोड़ रुपए की आवंटन की गई है। ठीक है, ये 37,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष 34,947 करोड़ का था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन मिशन में, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत इस वर्ष 39,353 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर 53 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, जो कि विगत वर्ष में 30,796 करोड़ रुपए का था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो इस वर्ष 6400 करोड़ रुपए का पूरा इसमें योगदान रहेगा, और जो कि विगत वर्ष में 5,000 करोड़ था, यानी कि 1400 करोड़ रुपए की इसमें बढ़ोतरी की गई है पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग। ठीक है, जल जीवन मिशन में 2022-23 में यानी कि इस बार का जो बजट है उसमें 60,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो कि विगत वर्ष में 43,011 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वर्ष 19,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, जो कि विगत वर्ष 14,000 करोड़ रुपए का था। ओके, प्रधानमंत्री किसान योजना की बात करें तो इस वर्ष ये 68,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है प्रधानमंत्री किसान योजना में, जो कि विगत वर्ष में 67,500 करोड़ रुपए का था। ओके, लास्ट में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इस वर्ष ये 10,000 करोड़ रुपए का है, जो कि विगत वर्ष 7400 करोड़ रुपए का था। ठीक है, तो इसमें भी काफी बढ़ोतरी की गई है। ये रहा प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, इसको हमने देखा कि कौन से क्षेत्र में सरकार ने ज्यादा आवंटन किया है। अब मिनिस्ट्री वाइज देख लीजिए कि कौन सी मंत्रालय में सरकार ने कितना आवंटन किया है धन का। इसको अगर आप देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाणिज्यिक मंत्रालय को सरकार ने सबसे कम धन का आवंटन किया है इस बार। आप देखिए ये पूरा रेशियो बना है, लाइन, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस बार दिया गया है। ओके, तो कितना दिया गया है? 1,05,406.82 करोड़ रुपए आवंटित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खाद्य और उर्वरक मंत्रालय को इस बार कितना आवंटन किया गया? 1,07,715.38 करोड़ रुपए खाद्य और उर्वरक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1,32,513.62 करोड़ रुपए का धन का आवंटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,38,203.63 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपए का यहाँ पर धन का आवंटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय को 1,85,776.53 करोड़ रुपए का धन का आवंटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को अगर हम देखें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग का जो मंत्रालय है उसमें 1,99,107.71 लाख करोड़ रुपए का धन का आवंटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो 2,17,684.64 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज्यादा 5,25,166.15 करोड़ रुपए का पूरा धन का आवंटन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने मंत्रालय वार
हमने धन के आवंटन की हमने बात की इस बजट में जो अनिवार्यता दर्शाई गई है। बजट एक नज़र में। इसके साथ हमारा ये क्लास यहाँ पर एंड हो जाएगा। बजट एक नज़र में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट इन करोड्स। रेवेन्यू रिसिप्ट जो पूंजीगत जो राजस्व प्राप्तियां हैं, हमने बताया था कि जब भी हम बजट में बात करेंगे 4 चीज़ों की, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियां, फिर कैपिटल रिसिप्ट पूंजीगत प्राप्तियां, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। यहाँ पर आप देखिए आंकड़े कौन कौन से हैं। वास्तविक बजट, चालू वर्ष में बजट एस्टीमेट, रिवाइज्ड बजट, और ये है एक्चुअल बजट, ये है बजट एस्टीमेट 2021-22, ये है रिवाइज एस्टीमेट 2021-22, ये है बजट एस्टीमेट 2022-23। इसका डिफरेंस बहुत ही अच्छे से हमने बजट पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से नहीं बताऊंगी मैं। तो एक्चुअल बजट 2020-21 है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कुल रहा है 16,33,920 करोड़ रुपए का। बजट एस्टीमेट में 17,88,424 करोड़ का, और बजट रिवाइज बजट में आरई में 20,78,893 20,78,936 करोड़ रुपए का। और इस बार के अनुमानित बजट में ये है कितना है 22,04,422 करोड़ रुपए का इस बार का अनुमानित जो है ये रेवेन्यू रिसिप्ट रहा है बजट अनुमान 2022-23 का, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लें। जब रेवेन्यू रिसिप्ट की हमने बात की है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लें। राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई 22,04,423 करोड़ रुपए की। तो अब राजस्व व्यय की हम बात कर लेते हैं। इस बार का राजस्व व्यय है 32,94,663 करोड़ रुपए, ठीक है। व्यय ज्यादा है, प्राप्तियां कम है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से बताया कि रेवेन्यू के मामले में हमारे पास ज्यादा नहीं है जितना व्यय ज्यादा है, मतलब प्राप्तियां उतनी नहीं है जितना एक्सपेंडिचर है, जो कि इसका उल्टा होना चाहिए। प्राप्तियां ज्यादा होनी चाहिए, व्यय कम होनी चाहिए। लेकिन प्राप्तियां कितनी है इस बार की 22,04,422 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 32,94,663 करोड़ रुपए का, ठीक है। यही बजट पिछले वर्ष कितना था 31,67,289 करोड़ रुपए का, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये है एक्चुअल, ओके, एक्चुअल BERE, और ये BE यानी ये वाला 2022-23 वाला। यहाँ पर हम 22-23 में देखें तो कैपिटल जो हमारा रिसिप्ट है वो 17,40,487 करोड़ का है। यानी कि पूंजीगत जो हमारा प्राप्ति है, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 17,40,487 करोड़ रुपए है, और व्यय 10,67,889 करोड़ का है, ठीक है। हाँ, 10,67,889 करोड़ का हमारा व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल रिसिप्ट है 17,40,487 का, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ये पूरा तुलना किया गया है विगत 3 वर्षों का। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था कि जब भी हम बजट की बात करते हैं तो 3 वर्षों की बात करते हैं। एक तो जो वास्तविक बजट का वर्ष होता है जो कि हमारे इस बार के लिए 2020-21 है, फिर जो हमारा चालू वर्ष होता है जो कि 21-22 है, उसमें 2 बार बजट की पेशी हुई है जो कि बजट अनुमान और संशोधित बजट है, संशोधित अनुमान। उसके बाद जो हमारा आगामी वर्ष होता है बजट वर्ष, उसकी 3 वर्ष की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या बात की। तो ठीक है, 1 सेकेंड। यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने बात की बजट की प्रस्तावना की, ठीक है। प्रस्तावना की हमने बात की, उसमें अमृत महोत्सव के ऊपर हमने चर्चा किया। अमृत महोत्सव के बाद हमने बजट के इस बार का जो 4 मेन कोर रहा है उसके ऊपर हमने चर्चा किया।
उसके साथ ही उसके बाद हमने राजकोषीय प्रबंधन के ऊपर डिस्कशन किया, और राजकोषीय प्रबंधन के बाद हमने टैक्सेस के ऊपर बात की, इनडायरेक्ट टैक्स को देखा, डायरेक्ट टैक्स को देखा, टैक्स की विशेषताओं के ऊपर हमने चर्चा किया, और उसके बाद हमने मंत्रालयवार आवंटन को देखा, कार्यक्रमवार आवंटन को देखा, किस योजना में ज़्यादा आवंटन किए गए हैं धन का। उसके बाद हमने बजट के एक सार को देखा, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने चर्चा की। इस प्रकार से बजट का जो हमारा पूरा सेक्शन है आज के क्लास के साथ एंड होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने सिलेबस के साथ मिलेंगे। सिलेबस का जो हमारा पहला जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, उसके साथ हम अपने अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।